आपका स्वागत है। ये चैनल मिथकों और ऐतिहासिक वास्तविकता के बीच के अंतर को समझाने के लिए बनाया गया है। यहाँ प्रस्तुत सभी सामग्री ऐतिहासिक शोध, वैज्ञानिक प्रमाणों और विश्वसनीय स्रोतों पर आधारित है। हम सभी धर्मों, संस्कृतियों और विश्वासों का सम्मान करते हैं। हमारा उद्देश्य शिक्षा, जागरूकता और तार्किक सोच को बढ़ावा देना है। मिथ ऑफ हिस्ट्री, कहानियों के पीछे की सच्चाई जानिए। जरा कल्पना कीजिए कि एक कमरा है, बिल्कुल खाली। मतलब उस कमरे में कोई इंसान नहीं है, कोई फर्नीचर नहीं है। एकदम खाली कमरा। बिल्कुल। यहाँ तक कि उस कमरे में हवा, रोशनी और आवाज भी नहीं है। बिल्कुल एकदम गहरा और अनंत शून्य, जहाँ कुछ भी मौजूद नहीं है। हाँ। और हमारी आम समझ यही कहती है कि इस संपूर्ण शून्य से ना कभी कुछ पैदा नहीं हो सकता। मतलब अगर कुछ है ही नहीं तो वहाँ से कोई भी चीज अपने आप प्रकट कैसे हो सकती है? सही बात है, ये तो लॉजिकल लगता है। लेकिन आधुनिक विज्ञान का एक हिस्सा ये दावा करता है कि ये जो शून्य है यही इस पूरे ब्रह्मांड का क्रिएटर हो सकता है। अरे वाह! तो क्या सच में इस असीम ब्रह्मांड को बनाने और चलाने के लिए किसी ईश्वर या गॉड की जरूरत है, या फिर ये सब बस अपने आप हो रहा है? ये ना एक ऐसा सवाल है जिसने हजारों सालों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और हम जैसे आम इंसानों को उलझा कर रखा है। हाँ, बिल्कुल उलझाया है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा के केंद्र में एक बेहद दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट है। इसका शीर्षक है क्या गॉड की जरूरत है? बुद्ध, डार्विन और हॉकिंग की पूरी कहानी। बहुत ही गहरा विषय है ये। बिल्कुल। और इस चर्चा में हम इतिहास के 3 सबसे बड़े विचारकों के नजरिए को डिकोड करने वाले हैं। लेकिन देखिए, चर्चा में गहराई तक उतरने से पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये एक पूरी तरह से निष्पक्ष बौद्धिक यात्रा है। हाँ, ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। हम यहाँ आस्तिकता या नास्तिकता के किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे। हमारा मकसद केवल उन वैज्ञानिक और दार्शनिक विचारों को खोलकर समझना है जो इस मूल स्रोत में पेश किए गए हैं। और मैं बता रही हूँ, ये यात्रा बहुत ही रोमांचक होने वाली है, क्योंकि सदियों से इंसान इस दुनिया को ना एक जटिल मशीन या फिर एक बहुत ही सटीक घड़ी की तरह देखता आया है। एक परफेक्ट सिस्टम की तरह। हाँ, और जहाँ एक जटिल घड़ी होती है वहाँ हमारा दिमाग अपने आप ये मान लेता है कि इसे बनाने वाला कोई घड़ी साज या क्लॉक मेकर तो जरूर होगा ही। कोई तो होगा जिसने पुर्जे जोड़े हैं। ये तो मानवीय स्वभाव है ऐसा सोचना। बिल्कुल। लेकिन आज हम जिन स्रोतों को खंगाल रहे हैं वे इस घड़ी साज की धारणा को ही पूरी तरह चुनौती देते हैं। उनका इशारा इस तरफ है कि शायद ये ब्रह्मांड रूपी मशीन खुद को खुद ही चला रही है, एक सेल्फ रनिंग सिस्टम की तरह। तो ठीक है, इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस स्वचालित प्रणाली की पहली नींव कहाँ रखी गई थी, इसे समझने के लिए हमें ना 2500 साल पीछे जाना होगा। प्राचीन भारत के जंगलों में, जहाँ बात होती है गौतम बुद्ध की। बुद्ध का दर्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति था। सोचिए 2500 साल पहले की दुनिया, जब हर प्राकृतिक घटना, चाहे वो बारिश हो या कोई बीमारी, उसे किसी न किसी देवता के प्रकोप या आशीर्वाद से जोड़कर देखा जाता था। हाँ, लोग डरे हुए रहते थे प्रकृति से। बिल्कुल। तब बुद्ध ने प्रकृति का बहुत ही बारीकी से अवलोकन किया और उन्होंने एक ऐसा सिद्धांत दिया जो आज के आधुनिक विज्ञान की नींव जैसा लगता है। इसे प्रतीत्य समुत्पाद कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद? हाँ, या अंग्रेजी में इसे डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहते हैं। इसका मतलब बहुत ही सीधा और तार्किक है। हर चीज किसी न किसी कारण से उत्पन्न होती है। मतलब कोई भी घटना ऐसे ही शून्य में या बिना किसी वजह से नहीं घटती। एकदम सही। कोई भी चीज बिना कारण के नहीं होती। ठीक है, इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं। क्या ये कुछ उन गिरते हुए डोमिनोज की अंतहीन कतार जैसा है? डोमिनोज? हाँ, जैसे लाखों डोमिनोज एक लाइन में खड़े हैं। जब पहला गिरता है तो वो दूसरे को धक्का देता है।
दूसरा तीसरे को, और ये सिलसिला बस चलता ही रहता है। हर गिरता हुआ डोमिनोज अपने से पहले वाले का परिणाम है और अपने से बाद वाले डोमिनोज के गिरने का कारण है। अरे वाह, ये रूपक इस सिद्धांत को समझने के लिए बहुत ही सटीक है। बुद्ध भी यही कह रहे थे कि ये पूरी दुनिया, हमारा जीवन, हमारे दुख, सब कुछ इन्हीं डोमिनोज की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी हर चीज एक दूसरे पर निर्भर है। बिल्कुल। अगर बीज है तो पेड़ उगेगा, बादल हैं तो बारिश होगी। एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस पूरी श्रृंखला में कहीं भी कुछ अचानक या किसी डिवाइन इंटरवेंशन यानी दिव्य हस्तक्षेप से नहीं हो रहा है। लेकिन एक मिनट, अगर सब कुछ कारण और परिणाम का एक स्वचालित जाल है, तो फिर इस पूरी व्यवस्था में किसी दिव्य नियंत्रक के लिए कोई जगह बचती कहाँ है? यही तो पॉइंट है। मेरा मतलब है, अगर डोमिनोज अपने आप गिरी रहे तो हमें किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करने की जरूरत ही क्या है जो बीच बीच में आकर उन्हें अपनी उंगली से गिरा रहा हो। और यही बुद्ध के दर्शन की सबसे गहरी अंतर्दृष्टि है। बुद्ध ने कभी खड़े होकर ये घोषणा नहीं की कि ईश्वर नहीं है। अच्छा, उन्होंने सीधे तौर पर मना नहीं किया? नहीं, उन्होंने गॉड को सीधे तौर पर खारिज करने के बजाय एक ऐसा वैचारिक ढांचा तैयार किया जिसमें गॉड की कोई जरूरत ही नहीं बची। वाओ, ये बहुत स्मार्ट अप्रोच थी, है ना? जब सब कुछ कारण और परिणाम के नियम से अपने आप चल रहा है तो किसी बाहरी नियंत्रक या एक्सटर्नल कंट्रोलर की आवश्यकता अपने आप खत्म हो जाती है। बुद्ध ने दुनिया को एक ऐसे सेल्फ रनिंग सिस्टम के रूप में देखा जो अपने ही नियमों से बंधा हुआ है। तो ये सिर्फ एक चलती हुई प्रक्रिया है। हाँ, और इसी से जुड़े हुए उनके दो और बेहद क्रांतिकारी सिद्धांत हैं, अनित्यता और अनात्मा। अनित्यता यानी इम्पर्मानेंस। ये बात तो मुझे समझ में आती है कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। मौसम बदलते हैं, पहाड़ कटते हैं, हमारे शरीर बूढ़े होते हैं, सब कुछ एक फ्लो या प्रवाह में है। बिल्कुल, कुछ भी रुकता नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा है, अनात्म या नो परमानेंट सेल्फ वाला विचार, ये मुझे हमेशा थोड़ा उलझा देता है। कैसे? अगर सब कुछ बदल ही रहा है और कोई स्थायी आत्मा या सेल्फ है ही नहीं, तो फिर इस वक्त ये बातचीत कौन कर रहा है? मेरे विचार कहाँ से आ रहे हैं? इस उलझन को ना एक नदी के उदाहरण से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। नदी के उदाहरण से? हाँ, जब हम किसी नदी को देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये गंगा है या ये यमुना है। हम उसे एक ठोस स्थायी चीज मान लेते हैं। हाँ, एक पहचान दे देते हैं उसे। हाँ, बिल्कुल। लेकिन असल में जिस पानी को आपने 1 सेकंड पहले देखा था वो तो बह चुका है, उसकी जगह नया पानी आ गया है। ये तो है, पानी हमेशा बदल रहा है। तो नदी कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट नहीं है, वो पानी के बहने की एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। बुद्ध के अनुसार जिसे हम मैं या आत्मा कहते हैं वो भी कोई ठोस अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। ओहो, तो मैं भी एक प्रक्रिया हूँ? हाँ, वह केवल हमारे विचारों, भावनाओं और शारीरिक बदलावों की एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बुद्ध ने दुनिया की हर चीज को वस्तुओं के बजाय प्रक्रियाओं के रूप में देखना शुरू किया। ये नजरिया वाकई चीजों को देखने का ढंग ही बदल देता है। यानी दुनिया को किसी ने एक फिक्स डिजाइन की तरह बनाकर छोड़ नहीं दिया है, बल्कि ये लगातार खुद को बना और बिगाड़ रही है। एकदम सही। लेकिन बुद्ध ने तो ये बात सिर्फ दार्शनिक रूप से कही थी ना। करीब 2000 सालों तक ये सिर्फ विचारों की दुनिया तक ही सीमित रहा। सवाल ये उठता है कि इस दार्शनिक विचार का कोई भौतिक सबूत या फिजिकल प्रूफ कैसे मिले? और यहीं पर हमारी कहानी में 19वीं सदी का प्रवेश होता है। विचारों की दुनिया से निकलकर अब बात भौतिक दुनिया और जीव विज्ञान की होने लगती है। हम चार्ल्स डार्विन की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। जब चार्ल्स डार्विन ने HMS बीगल जहाज पर अपनी ऐतिहासिक 5 साल की यात्रा शुरू की तो उनके पास कोई दर्शन नहीं था। वे केवल प्रकृति का दस्तावेजीकरण कर रहे थे। वैसे सोचकर अजीब लगता है ना, आजकल लोग 5 दिन के क्रूज पर जाने में बोर हो जाते हैं कि अब आगे क्या करें। और डार्विन पूरे 5 साल तक एक जहाज पर दुनिया भर के समुद्री जीवों और कंकालों के बीच बैठे रहे। हाँ, सिर्फ ये जानने के लिए कि जीवन कैसे काम करता है। और उनका ये धैर्य ही विज्ञान के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। हाँ, मैंने पढ़ा है कि गैलापागोस द्वीप समूह में उनकी खोज बहुत अहम थी। वो उनकी यात्रा का सबसे अहम पड़ाव था। वहाँ उन्होंने जो देखा उसने जीव विज्ञान की पूरी दिशा बदल दी। उन्होंने देखा कि गैलापागोस के अलग अलग द्वीपों पर फिंच नाम की छोटी चिड़ियों की चोंच का आकार बिल्कुल अलग अलग था। हाँ, ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। डार्विन ने ध्यान दिया कि जिस द्वीप पर खाने के लिए बहुत कठोर बीज थे, वहाँ की चिड़ियों की चोंच छोटी, मोटी और अखरोट तोड़ने वाले सरौते जैसी मजबूत थी। नटक्रैकर की तरह? हाँ, एकदम। लेकिन जिस द्वीप पर
कीड़े मकोड़े ज्यादा थे, वहाँ की चिड़ियों की चोंच लंबी और नुकीली थी ताकि वे पेड़ की छालों के बीच से कीड़े निकाल सके। अब ये कोई संयोग तो नहीं हो सकता ना? बिल्कुल नहीं, ये पर्यावरण और अडेप्टेशन का सीधा सीधा परिणाम था। पर्यावरण के अनुसार जीवों के शरीर में बदलाव आ रहा था। तो वो माहौल के हिसाब से खुद को ढाल रहे थे। हाँ, लेकिन डार्विन केवल यह देखकर नहीं रुके कि बदलाव हो रहा है। उन्होंने इसके पीछे के तंत्र को डिकोड किया, जिसे हम प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। हाँ, उनकी थियोरी का मुख्य हिस्सा। डार्विन ने समझाया कि ये विकास 4 चरणों में काम करता है। पहला चरण है वेरिएशन। एक ही प्रजाति के जीव भी एक दूसरे से थोड़े अलग होते हैं, जैसे एक ही परिवार के बच्चे अलग दिखते हैं, कोई थोड़ा लंबा, कोई थोड़ा छोटा। बिल्कुल। दूसरा चरण है स्ट्रगल। प्रकृति में खाना और जगह सीमित है, इसलिए जिंदा रहने के लिए एक निरंतर संघर्ष चलता रहता है। सब जिंदा नहीं रह सकते। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो ये जो प्राकृतिक चयन का तीसरा चरण है, सिलेक्शन या चुनाव, ये कैसे काम करता है? ये सबसे अहम सवाल है। मेरा मतलब है, अगर प्रकृति के पास कोई दिमाग नहीं है, कोई चेतना नहीं है, तो वो चयन कैसे कर रही है? मैं तो इसे एक बेहद सख्त जॉब इंटरव्यू की तरह सोच रही थी, जहाँ प्रकृति इंटरव्यूअर है। हाँ, और वो केवल उन्हीं को नौकरी या जिंदगी देती है जिनके पास उस खास माहौल में टिके रहने के गुण होते हैं। लेकिन प्रकृति सोच समझकर फैसला थोड़ी लेती है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे समझने के लिए हमें उस घड़ीसाज वाले विचार से बाहर आना होगा। प्रकृति किसी इंसान की तरह बैठकर ये तय नहीं करती कि ठीक है, इस चिड़िया को मैं बचा लूंगी और उस चिड़िया को मार दूंगी। तो फिर ये होता कैसे है? यह एक छलनी या सीव की तरह काम करता है। मान लीजिए आप एक छलनी में अलग अलग आकार के पत्थर डाल रहे हैं। जो पत्थर छलनी के छेदों से छोटे होंगे वो नीचे गिर जाएंगे, और जो बड़े होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। समझ रही हूँ। छलनी के पास कोई दिमाग नहीं है, उसका कोई इरादा नहीं है। वो बस अपने भौतिक स्वरूप के कारण एक फिल्टर का काम कर रही है। ये रूपक बिल्कुल सटीक बैठता है। यानी जिस चिड़िया की चोंच संयोग से कठोर बीज तोड़ने लायक थी, वो उस कठोर बीज वाले पर्यावरण रूपी छलनी में बच गई। बिल्कुल। और जिसकी चोंच कमजोर थी, वो भूख से मर गई। प्रकृति ने कोई इरादतन फैसला नहीं लिया, बस परिस्थितियां ही ऐसी थीं कि केवल एक खास तरह के गुण वाले जीव ही टिक पाए। यही नेचुरल सिलेक्शन का सार है। जो जीव बच जाते हैं वे अपने ये फायदेमंद गुण अपनी अगली पीढ़ी को सौंप देते हैं, और हजारों लाखों सालों तक जब ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है तो एक बिल्कुल नई प्रजाति बन जाती है। यही चौथा चरण है, इवोल्यूशन या विकासवाद। हाँ, डार्विन ने अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में जब ये सिद्धांत दुनिया के सामने रखा तो ये उस समय की स्थापित मान्यताओं पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। प्रहार तो होना ही था, क्योंकि उस समय तक समाज में गहराई से ये माना जाता था कि दुनिया एक फिक्स डिजाइन है, कि सब कुछ पहले से तय है। हाँ, यानी हर जानवर, हर पेड़, हर इंसान को किसी क्रिएटर ने बिल्कुल वैसा ही डिजाइन किया है जैसा वो आज दिखता है। लेकिन डार्विन ने ये साबित कर दिया कि जीवन कोई फिक्स डिजाइन नहीं है, बल्कि ये एक अंधी और स्वचालित प्रक्रिया है। बिल्कुल। बुद्ध ने दार्शनिक रूप से जो कहा था, डार्विन ने उसे जीव विज्ञान के स्तर पर सच साबित कर दिया कि जीवन को विकसित होने के लिए किसी बाहरी डिजाइनर की जरूरत है ही नहीं। ये जीव विज्ञान के लिए तो एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन देखिए, यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। अच्छा, और क्या बाकी है? डार्विन ने ये तो बता दिया कि जीवन कैसे विकसित हुआ, लेकिन वो मंच कैसे बना जहाँ ये जीवन पनप रहा है। ये पृथ्वी, ये तारे और ये पूरा ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया? हाँ, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या इस असीम ब्रह्मांड को शून्य से शुरू करने के लिए किसी क्रिएटर की जरूरत थी? इस अंतिम और सबसे जटिल सवाल का जवाब जानने के लिए हमें दर्शन और जीव विज्ञान से आगे बढ़कर आधुनिक भौतिकी और स्टीवन हॉकिंग के विचारों की ओर मुड़ना होगा। बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो हर कोई जानता है। हम पढ़ते आए हैं कि ये ब्रह्मांड एक सिंगल पॉइंट यानी एक अति सूक्ष्म बिंदु से शुरू हुआ। एकदम सही। एक बहुत बड़ा विस्तार हुआ और समय, स्थान और पदार्थ यानी टाइम, स्पेस और मैटर सब एक साथ बन गए। अब आम इंसान का दिमाग तो यही सोचेगा कि अगर कोई धमाका हुआ है या किसी चीज की शुरुआत हुई है तो किसी ने तो माचिस की तीली जलाई ही होगी ना। जाहिर सी बात है, हम कारण ढूंढते हैं। कोई तो होगा जिसने उस सिंगल पॉइंट को ट्रिगर किया होगा। ये बहुत ही स्वाभाविक सोच है, लेकिन स्टीवन हॉकिंग अपनी किताब द ग्रैंड डिजाइन में इस सोच को पलट कर रख देते हैं। उनका दावा बहुत ही स्पष्ट और साहसिक है। क्या दावा किया उन्होंने? वे कहते हैं कि ब्रह्मांड खुद बन सकता है और बना है। इसके लिए किसी बाहरी शक्ति या गॉड की आवश्यकता नहीं है। खुद बन सकता है बिना किसी के बनाए? हाँ। हॉकिंग समझाते हैं
कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी और क्वांटम भौतिकी के नियम इतने सक्षम हैं कि वे पूरी तरह से शून्य या नथिंगनेस से एक ब्रह्मांड का निर्माण कर सकते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? ये बात मुझे हमेशा बहुत परेशान करती है। मुझे एक बात बताइए। हाँ पूछिए, अजीब लगता है ना? ये तो मुझे चीटिंग जैसी लग रही है। क्या विज्ञान ने कुछ नहीं की परिभाषा ही बदल दी है? ये चीटिंग नहीं है, बल्कि ये हमारे ब्रह्मांड की सबसे अजीब और रहस्यमयी सच्चाई है। जिस खालीपन की हम आमतौर पर कल्पना करते हैं, जैसे वो शुरुआत वाला एक काला शांत कमरा जहाँ कुछ भी नहीं है, हाँ, जो हमने शुरू में सोचा था, क्वांटम भौतिकी के अनुसार वैसा कोई खालीपन इस ब्रह्मांड में मौजूद ही नहीं है। मौजूद ही नहीं है। नहीं, जिसे हम खाली जगह या एम्प्टी स्पेस कहते हैं, वो असल में एक क्वांटम वैक्यूम होता है। क्वांटम वैक्यूम, इसका क्या मतलब हुआ? इसे आप ऊर्जा के एक उबलते हुए सूप की तरह समझ सकते हैं, एक क्वांटम सूप। उबलता हुआ सूप खाली जगह में? हाँ, इस क्वांटम स्तर पर जिसे हम खाली जगह समझ रहे हैं, वहां लगातार ऊर्जा के उतार चढ़ाव होते रहते हैं। वहां से कण अचानक अस्तित्व में आते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं और वापस गायब हो जाते हैं। मतलब ये सब अपने आप हो रहा है? बिल्कुल, ये सब बिना किसी बाहरी ऊर्जा के खुद ब खुद होता रहता है। इसे भौतिकी में पूरी तरह से प्रमाणित किया जा चुका है। बाप रे, ये तो बिल्कुल नया नजरिया है। और हॉकिंग का तर्क ये है कि जब गुरुत्वाकर्षण का नियम मौजूद हो, तो इस क्वांटम सूप में होने वाले उतार चढ़ाव इतने बड़े हो सकते हैं कि वो एक पूरे ब्रह्मांड को जन्म दे दें। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिग बैंग से पहले कोई खाली समय था ही नहीं जहाँ कोई इंतजार कर रहा था कि चलो अब ब्रह्मांड बनाते हैं। एकदम सही कहा आपने। बल्कि हॉकिंग ये कह रहे हैं कि समय की शुरुआत ही बिग बैंग के साथ हुई। बिल्कुल, हॉकिंग इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं। वो कहते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, ये पूछना वैसा ही है जैसे पूछना कि उत्तरी ध्रुव के उत्तर में क्या है। नॉर्थ पोल के नॉर्थ में वहां तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, क्योंकि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने के बाद उत्तर की दिशा ही खत्म हो जाती है। उसी तरह बिग बैंग के बिंदु पर समय की अवधारणा ही खत्म हो जाती है। वाह। जब बिग बैंग से पहले कोई समय ही नहीं था, तो किसी क्रिएटर के पास ब्रह्मांड को बनाने का समय भी नहीं हो सकता। ये सच में दिमाग के तार खोल देने वाला विचार है। अगर हम इस पूरी चर्चा की कड़ियों को एक साथ जोड़े तो एक बहुत ही स्पष्ट और गहरी तस्वीर उभर कर सामने आती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो तीनों में एक कनेक्शन है। हाँ, बुद्ध का दर्शन, डार्विन का जीव विज्ञान और हॉकिंग की क्वांटम भौतिकी, ये तीनों मानव इतिहास के बिल्कुल अलग अलग कालखंडों से आते हैं। ये दुनिया को अलग अलग तरीकों से देखते हैं, लेकिन इन तीनों में एक बहुत ही मजबूत कॉमन पैटर्न है। और वो पैटर्न ये है कि ये तीनों ही ब्रह्मांड को एक प्रक्रिया या प्रोसेस के रूप में देखते हैं, किसी डिजाइन के रूप में नहीं। हाँ, एक चलते रहने वाली चीज। बुद्ध ने कहा कि जीवन कारण और परिणाम से चल रहा है। डार्विन ने दिखाया कि जीव जंतुओं का विकास एवोल्यूशन के नियमों से अपने आप हो रहा है। और हॉकिंग ने क्या साबित किया? हॉकिंग ने भौतिकी के समीकरणों से साबित किया कि ब्रह्मांड का जन्म भी भौतिक नियमों का ही एक परिणाम है। इन तीनों का अंतिम निष्कर्ष एक ही दिशा में इशारा करता है कि प्रकृति खुद अपने नियमों से चलती है। यानी इसे चलाने के लिए किसी एक्सटर्नल कंट्रोलर या घड़ीसाज की जरूरत नहीं है। विज्ञान और दर्शन दोनों एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसकी कार्यप्रणाली की व्याख्या करने के लिए गॉड कोई आवश्यक स्पष्टीकरण नहीं है। लेकिन यहाँ श्रोताओं के मन में एक सवाल आ सकता है कि इस सारी जानकारी का हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या महत्व है? ये भी एक जरूरी सवाल है। आखिर ये तो बड़े बड़े दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की बातें हैं। एक आम इंसान के लिए इस सेल्फ रनिंग सिस्टम को समझने से क्या ही बदलता है? देखिए, इसका सीधा असर हमारे दुनिया को देखने के नजरिए पर पड़ता है। आज के समय में जहां हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड या सूचनाओं की बाढ़ के बीच जी रहे हैं। हाँ, जहाँ हर तरफ अलग अलग दावे और अंधविश्वास परोसे जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ ये समझ हमें आलोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग की ताकत देती है। जब हम ये समझ जाते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं, बीमारियां या जीवन के बदलाव किसी का प्रकोप या जादू नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपे हुए कारण और नियम हैं, तो हम समस्याओं का असली समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैं तो सोच रही थी कि इसका एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी होता है। वो कैसे? जब कोई ये महसूस करता है कि वो किसी पूर्व निर्धारित स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है जिसे कोई ऊपर बैठकर लिख रहा है, बल्कि वह 14 अरब सालों से चल रही एक भव्य स्वचालित प्रक्रिया का नतीजा है, तो एक अजीब सी आजादी का एहसास होता है। एक फ्रीडम महसूस होती है। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे हम इस ब्रह्मांड में बाहर से कहीं आए नहीं हैं, बल्कि हम इस ब्रह्मांड से ही निकले हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक पेड़ से पत्ता निकलता है।
हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम खुद प्रकृति हैं। ये जुड़ाव का बहुत ही गहरा एहसास है। ज्ञान का असली मकसद भी यही है। वो आपको केवल तथ्य या फैक्ट्स नहीं देता, बल्कि आपको आपके अस्तित्व की वास्तविकता से जोड़ता है। हाँ, और हमें जिम्मेदार भी बनाता है। एकदम सही, क्योंकि जब कोई बाहरी शक्ति आकर चीजों को ठीक नहीं करेगी, तो अपने पर्यावरण और अपने जीवन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी अपनी हो जाती है। तो आज की इस गहन चर्चा में हमने 2500 वर्षों के इंसानी विचारों का सफर तय किया। प्राचीन भारत के शांत वनों से लेकर गैलापागोस के द्वीपों तक और वहां से क्वांटम भौतिकी के उबलते हुए सूप तक। एक लंबा और गहरा सफर। क्या ईश्वर नहीं है? ये सवाल आज भी एक ओपन क्वेश्चन बना हुआ है। जैसा कि मूल स्रोत में भी कहा गया है, विज्ञान किसी गॉड के ना होने का कोई अंतिम प्रमाण नहीं दे सकता। हाँ, वो बस ये बताते कि इसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आज हमने जो समझा वो ये है कि इस ब्रह्मांड के काम करने के तरीके को समझने के लिए, तारों के बनने से लेकर इंसानों के जन्म तक की प्रक्रिया को समझाने के लिए ईश्वर का होना कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। ये प्रणाली अपने आप चलने में पूरी तरह सक्षम है। और विज्ञान और दर्शन की खूबसूरती ही यही है कि वे कभी भी पूर्ण सत्य का दावा नहीं करते, बल्कि वे लगातार सवालों को बेहतर बनाते जाते हैं और नए रहस्य खोजते हैं। हाँ, जो चीजें हमें रहस्यमयी लगती हैं, उनके पीछे के तंत्र को खोजना ही इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। हमने चर्चा की शुरुआत में घड़ी और उसके घड़ी साज की बात की थी। अब ये साफ हो गया है कि ये ब्रह्मांड रूपी घड़ी किसी ने अपने हाथों से नहीं बनाई है, बल्कि भौतिकी, विकासवाद और कारण परिणाम के नियमों के तहत ये खुद ब खुद बन गई है, अपने आप अस्तित्व में आई है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में ना, एक ऐसा सवाल जहन में आता है जो इन सभी सिद्धांतों से भी आगे जाता है। एक ऐसा विचार जो शायद आगे की खोज के लिए एक नया दरवाजा खोल दे। वो कौन सा सवाल है? अगर हॉकिंग के क्वांटम भौतिकी के नियम, डार्विन का प्राकृतिक चयन और बुद्ध का कारण परिणाम, ये सब मिलकर इस ब्रह्मांड को स्वचालित रूप से चला रहे हैं, तो सबसे बुनियादी सवाल ये जन्म लेता है कि मेरा मतलब है गुरुत्वाकर्षण या क्वांटम भौतिकी के ये नियम सबसे पहले कहाँ से आए? ये तो बहुत ही प्रोफाउंड सवाल है। ब्रह्मांड इन नियमों का पालन क्यों करता है? अराजकता का क्यों नहीं? क्या ये संभव है कि प्रकृति के ये शाश्वत, अदृश्य और अपरिवर्तनीय नियम ही वो चीज है जिसे हमारे पूर्वज अपनी सीमित समझ के अनुसार ईश्वर कहने की कोशिश कर रहे थे? शायद उन नियमों को ही वो गॉड कहते हो। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस वैचारिक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी सवाल पूछते रहिए और चीजों के क्यों और कैसे को तलाशते रहिए। तो ये थे उस कहानी के पीछे की सच्चाई। मिथ ऑफ हिस्ट्री पर हमारा प्रयास है मिथकों और इतिहास के बीच के अंतर को समझाना और आपको प्रमाणों पर आधारित जानकारी देना। अगर आपको ऐसे ही विज्ञान और इतिहास की सच्ची कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम बताते हैं कहानियाँ नहीं, उनके पीछे का सच। अगली वीडियो में मिलते हैं एक और रहस्य और एक नई सच्चाई के साथ। मिथ ऑफ हिस्ट्री यानी कहानियों के पीछे की सच्चाई। From this we gather new thought. Let this inspire our shared future.